सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसे मैं पर्सनली समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिस पे बात होनी चाहिए और वो है इकॉनमी। IMF मुआहदे की बहाली के लिए एक के बाद एक शर्त हुकूमत पूरी करने की कोशिश कर रही है। आपको हमने पहले भी बताया, बिजली महंगी करने के बाद गैस में भी तकरीबन 126% तक इजाफा किया गया उसकी प्राइसेस के अंदर। ये तैयारी शुरू कर दी गई है, इनफैक्ट प्रोसेस शुरू हो गया है और 170 से 200 अरब रुपए तक के जो टैक्सेस हैं इस पर मुश्तमिल एक मिनी बजट है जो बिल्कुल उड़ान भरने के लिए तैयार है। महंगाई से अवाम परेशान है, हम हमेशा इस पर बात करते हैं। ऐसी सूरत हाल में PDM हुकूमत इलेक्शन की जानिब भी नहीं जा रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो सियासी सूरत हाल है वो भी आपके सामने हमने रखी है। फिल वक्त हमारी इस नशिस्त का जो मकसद है जिस पर हमने बात करनी है वो मुल्क की मुआशी सूरत हाल ही है कि इस इन्फ्लेशनरी जो इस वक्त एक एटमॉस्फेयर है इसका क्या इम्पैक्ट मजीद आवाम के ऊपर आएगा। और जब हम आवाम की कैपेसिटी, बाइंग कैपेसिटी या बेयरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे हैं और प्रेशर उन पर मजीद डाले जा रहे हैं जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग खत्ते गुर्बत से नीचे हैं, तो क्या ये प्रेशर आवाम एब्जॉर्ब कर पाएगी? हम किस जानिब बढ़ रहे हैं? दिस इज टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। बिल्कुल, इसी हवाले से डॉक्टर खाकान जी हमारे साथ मौजूद है, हमारी मैशियत है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर खाकान, अभी सिचुएशन जो हम बता रहे हैं कि शराइत पूरी होने के बाद ऑब्वियसली यू नो कि महंगाई और हम अभी गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से बात कर रहे थे और उसके साथ साथ बिजली एंड ऑल दैट सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ महंगी हो रही हैं चूँकि हम उन शराइत की जानिब गए हैं। और एट द एंड ऑफ द डे हमने जो बाइंग कैपेसिटी है वो आवाम की नहीं बढ़ाई एज इमरान सेड। तो इस हवाले से आगाज़ कीजिएगा बात का। अर्मिला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सो ऑब्वियसली फंड के पास जाने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं, फंड से कोई राह फरार है नहीं। फंड आपको करेक्शंस करने को मांगता है। करेक्शंस क्यों करने को मांगता है? एनर्जी का खसारा जो है बोथ पेट्रोलियम और जो गैस एंड बिजली का सेक्टर है उसमें बहुत बढ़ा हुआ है। सो आपसे वो कह रहा है कि इस खसारे का फ्लो तोड़िए। अभी याद रखिए कि हम स्टॉक 2300 अरब का इलेक्ट्रिसिटी में, 1600 अरब का गैस सेक्टर में उसको नहीं ठीक करे। अभी हम सिर्फ फ्लो यानी कि जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। उसको रोकने के लिए एक चीज मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में कहा है, बिजली और गैस के निर्खों में रद्दो बदल होगा। जुमे के दिन ECC ने अप्रूव किया हमारी डॉक्टर खाकान, आई थिंक वी लॉस्ट द कनेक्शन। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे, हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वंस अगेन। आपको ये बताएं, अच्छा एक जानिब जहाँ पे हम गैस की कीमतों में तकरीबन 124% तक इजाफे की बात कर रहे हैं, वहीं पे बिजली 3 रुपये 82 पैसे फ़ी यूनिट तक महंगी हो सकती है। जो मुख्तलिफ पुरतायुश अशियाएँ उन पर ड्यूटी से 60 अरब इकट्ठे करने की तजवीज़ है, यानी कि जो मिनी बजट है इसमें जो मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे जो पुरतायुश अशिया। अब पुरतायुश को डिफाइन करना है हुकूमत ने, जब बजट आएगा तो हम देख पाएंगे कि हुकूमत किन किन चीज़ों को पुरतायुश कह रही है। तो उससे तकरीबन 60 बिलियन मजीद इकट्ठे होंगे और ओवरऑल जो ये नेट है ये 170 अरब रुपए का है। लेकिन दूसरी जानिब एक जो ज़िमनी ग्रांट मंजूर की गई है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, दो कि एक हेल्दी समहाउ एक इनिशिएटिव है कि जहाँ पे आप आवाम के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ आप उन्हें पब्लिक सेफ्टी नेट की मद में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दें जिससे कम से कम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करें। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी डॉक्टर यूब मेहर ने हमारे शो में की थी, वो बात मुझे अब भी याद है, मैं रिपीट इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज आई थिंक वो बहुत अच्छा मशवरा था कि जो 12 से 14 बुनियादी अशियाए ज़रूरियाँ हैं अगर उनको सब्सिडाइज कर लिया जाए, बजाय इसके कि आप ये डायरेक्ट पैसे दें, अगर उनके ऊपर सब्सिडी दे दी जाए, उनको गरीब की पहुंच में कर दिया जाए, जिसमें ऑब्वियसली आटा है, दालें हैं, चीनी वगैरह, ये 12 से 14 अशिया जो हैं इनको सब्सिडाइज कर लिया जाए तो शायद गरीब की जिंदगी थोड़ी ज्यादा आसान हो जाए, उसका जो ग्रॉसरी बिल है हाँ वो ज्यादा कम हो जाए थोड़ा। क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो आवाम की पहुंच में अब भी पहुंच से बाहर है और अगर आप उनका आटा, चीनी, दालें, इस बेसिक चीजों पर अगर आप उनको सब्सिडी दे देते हैं तभी उनकी ये जो मुश्किल है वो आसान होगी, क्योंकि बाकी लग्जरी तो शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन एटलीस्ट खाने पीने के मामलात को तो उनके बेहतर तौर पर चल सकते हैं। और इसमें एक और भी है ना कि बाज़ औक़ात अब जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो लैंड क्रूजर वाले के लिए भी बढ़ती है और बाइक वाले के लिए भी बढ़ती है, तो उसका इम्पैक्ट वो बाइक और कम होती है तो वाइस वर्सा। बुनियादी तौर पे अगर आप बुनियादी चीज़ों की कीमतों में कमी करेंगे, अमीर आदमी को शायद फर्क ना पड़े क्योंकि बढ़ने से भी नहीं पड़ता, लेकिन गरीब आदमी को डेफिनेटली इससे फर्क पड़ेगा अगर उसका ग्रॉसरी का बिल कम हो जाएगा। और इसके अलावा गरीब की कोई जरूरत भी नहीं है। डॉक्टर खाकान हमारे साथ आ चुके हैं। डॉक्टर खाकान, अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा जहां से आपने छोड़ा था। जैसे मैं कह रहा था कि कोई राह फरार नहीं है IMF के जाने के अलावा। IMF कह रहा है कि आपके जो इतने खसारों का फ्लो है कम से कम उसको तोड़िए। फ्लो से क्या मतलब है? हम 952 अरब रुपए का इस वक्त अगर तब्दीली नहीं करते तो नुकसान करेंगे बिजली के सेक्टर में।
952 अरब रुपए। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप इतना इनएफिशिएंट सेक्टर चला रहे हैं तो ये मुल्क कैसे चलेगा। सो उसके लिए एक बिजली में रद्दोबदल हुआ। अब गैस में भी यही सूरत हाल है कि हमने कोई 300-400 अरब रुपए की करेक्शन जो है वो करनी है, वो अब हम करेक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें कोशिश की गई है कि जो सार्फिन कम गैस इस्तेमाल करते हैं, हम उनको सोचते हैं कि जो कम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसे सार्फिन हैं जो कि प्रॉब्ली लोअर इनकम ब्रैकेट में है। सो अप टू मैं यही देख रहा था 0.9 HM3 जो सार्फिन है उनको प्रोटेक्ट किया गया है। बट ऊपर के जो सार्फिन है वो 2020 सितंबर से गैस की वही कीमत दे रहे हैं, जबकि हर चीज तब्दील हो गई है, तो उसको तब्दील करने की बात हो रही है। पर बात यहाँ खत्म नहीं होगी। और अर्मिला, मैंने इसीलिए हर दफा आपके प्रोग्राम में एक ही बात कही है, अपना तर्ज जिंदगी बदलेंगे तो ये टाइम राइड आउट करेंगे। कभी भी इस वक्त हुकूमत के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है इस चीज को आप पे ना डालने का, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स होता तो शायद सितंबर 2020 में ही ये तब्दील कर चुका होता और बिजली को भी ग्रेजुअली बढ़ा चुका होता, ताकि आपको ये शॉक इतना बड़ा एकदम ना लगे। ठीक, अच्छा, क्योंकि मैं दूसरी तरफ ये देख रहा हूँ कि अगर आपको IMF में नहीं लेके जाता, और ये मैं एडवाइस आज भी कर रहा हूँ हुकूमत को, इसमें मुझे कोई आर नहीं है ये कहने में, तो आपकी इन्फ्लेशन घाना और श्रीलंका की तरह 50 और 70% होगी। ये मैं किसी सूरत भी आपको उसमें नहीं ले जा सकता। अगर नहीं ले जा सकता तो मुझे आपको 30-35% की इन्फ्लेशन पे गुजारना है। बट आप अपना तर्ज जिंदगी बदलेंगे तो इसको राइड करेंगे, ये तो पहली बात है। हुकूमत की सतह पर जो मैं देख रहा हूँ 40 अरब रुपया हमने एक्सेसिव रखा है इन दी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। हमारा 360 अरब पे था, अब 400 अरब पे चला जाएगा। बट दैट इज नॉट गोइंग टू शील्ड दी मेनी मिडिल क्लास अर्नर्स ऑफ पाकिस्तान, द लोअर मिडिल क्लास अर्नर्स। वो तो शील्ड करेगा थोड़ा सा उन अर्नर्स को जो अर्नर्स हैं, 9 मिलियन फैमिलीज को जो अर्नर्स है ही नहीं है, या जिनको एक मुश्किल वक्त आ गया है, जिनकी दुकान चली गई है, जिनको अनएम्प्लॉयमेंट करने का सामना है। सो अगर आपने खुद अपने आप को शील्ड करना है तो कंप्लीटली अपना तर्ज अमल बदल दीजिए। हुकूमत के लिए तो देखें अभी कोई और रास्ता नहीं है, IMF का प्रोग्राम शुरू हो जाए। अच्छा, ये भी अभी इतना आसान नहीं है इमरान। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इससे मुत्तफिक कोई बगैर रहा नहीं, लेकिन हुकूमत जब आए दिन एक नए वजीर या मुशीर का नोटिफिकेशन जारी करेगी और तारीख की सबसे बड़ी काबीना बना के वज़ीर आज़म साहब बैठेंगे और ऑस्टेरिटी का मैसेज देंगे, आपके एक्शंस मुख्तलिफ हैं आपकी सूरत हाल से, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मैं इसको पॉलिटिकल करना नहीं चाहता हूँ डिबेट को, लेकिन इट्स अ फैक्ट, आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं। तो फिर ये अवाम इससे ये मैसेज कैसे लेंगे, खासतौर पर वो अवाम जिसमें बगैर पढ़े लिखों की तादाद पढ़े लिखों से बहुत ज़्यादा है? आप मुझसे बेहतर समझते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सर्कुलर डेट का है पॉइंट, इस पे भी जरा मैं चाहता हूं आप कीजिए, क्योंकि इस पे IMF बड़ा मुसिर था और ये बात भी दुरुस्त है। और 2013 के अंदर जब नून लीग ने हुकूमत संभाली थी तो मुझे याद है कि कुछ 700 अरब कुछ का डेट था जो कि एकदम से पे कर दिया गया था, जिसमें बड़ी तनकीद भी हुई थी। बट हमें ऐसा लगा था कि अब हम कोई एक रिलीफ मिल जाएगा हमें और अब हम इस मेनेस के ऊपर काबू पा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न सिर्फ नहीं हुआ बल्कि ये बढ़ता चला गया और अब तो एक बहुत बड़े देव की सूरत में मैं एक बात कर रहा था कि सामने खड़ा है। तो व्हाट अबाउट दैट जी? ये तो हमारे गवर्नेंस के इशू हैं डॉक्टर साहब, इसको तो हम हुकूमतें ठीक कर सकती हैं, लाइन लॉसेस, बिजली चोरी के मसाइल, इसको बेहतर करके, बट स्टिल वी डोंट डू। तो IMF पे फिर गिला किस चीज का है हमें? Imran, मेरा ख्याल है you have put together the most two important points that the country faces today. नंबर 1 जो इशू आ रहा है वो है सिग्नलिंग का। सिग्नलिंग ये है कि एक तो जो नौयत है पेशेंट की बीमारी की, वो पेशेंट के दोस्तों से और कौम से शेयर करें। आपका पेशेंट ICU में है और अगर आप सिग्नल ये करेंगे कि हम इस वक्त भी अफोर्ड कर सकते हैं टू हैव न्यू मिनिस्टर्स और SAPMs, तो ये शायद सिग्नलिंग ठीक नहीं होगी। ये बात दुरुस्त है कि शायद उनको उस तरह की मराहत नहीं दी जा रही या वो काम करेंगे बगैर मराहत के, बट सिग्नलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं तो हमेशा समझता हूँ कि ये मैच्योर लोग हैं और ये जो लीडरशिप्स हैं ये चीज समझते हैं और ये वैसे भी इफेक्टिव हैं। मैंने सरकार में 10-12 साल काम किया, क्या ऐसा कभी हुआ कि कोई MNA हो और ना हो SAPM और वो मेरे दफ्तर आए और मैं उसको रिगार्ड ना दूं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कभी भी हुआ, और वो ऑपोजिशन का हो या हुकूमत का हो, मैं उसको काबिल एहतराम समझता हूँ, उसकी बात को वक़्त देता हूँ, वो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का। सो सिग्नलिंग इस हद तक, और दूसरी हद तक कौम को बताएं कि $3 अरब के रिजर्व्स खड़े हैं, बिजली की बत्ती बंद करेंगे तो ऑयल की इंपोर्ट टूटेगी।
बाहर नहीं जाएंगे तो तेल नहीं खर्च होगा, तो ये इंपोर्ट टूटेगी। कार पूलिंग करेंगे तो ये इंपोर्ट टूटेगी, और खुद करके दिखाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सही, इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती कि हमें सिग्नलिंग करनी है कि दिस इज ऑफ हाईएस्ट कंसर्न टू अस वेयर वी स्टैंड। पाकिस्तान शायद इस जगह पहले कभी भी नहीं खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है चागी के बाद भी पाकिस्तान यहाँ पे नहीं खड़ा था, बड़ी इमीडिएटली चीजें खुल गई थी। हम अभी चीजों को खुलते हुए नहीं देख रहे। दूसरी चीज आपने जिक्र किया बिल्कुल राइटली, मतलब आगे चलने से पहले मुझे आपकी बात पे इकबाल का वो शेर याद आ गया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबियां। तो बात ये है कि दर्द दिल इस वक्त जितना हम जैसे जिनको अल्लाह ने इसी मुल्क से सब कुछ दिया है वो रखेंगे, उतना ही हम शील्ड करेंगे इस चीज को। मैं कल देख रहा था कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक बड़ा अमाउंट हमें फ्लड को डोनेट करना चाहिए। तो देखिए ना, अब इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। दुनिया जो करेगी सो करेगी, करना तो हमने है। सो आपकी बात में बिल्कुल वजन है कि सिग्नलिंग यही होनी चाहिए। नंबर 2, देखिए एनर्जी सेक्टर को अगर आप रिफॉर्म करेंगे, जो कि मैं पिछले 12 साल से करने की कोशिश भी करता रहा हूं, और मैं एडमिट करता हूं कि ये कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि रिफॉर्म से वो आगे जा चुका है। इसको कम से कम डिसरप्शन होगी, और डिसरप्शन से ये मुराद है कि सारी कौम को कहें कि ये डिस्कोस का भाई 23% सालाना का नुकसान है। यानी कि अगर हम बिल भेजते हैं 1000 अरब का, तो 230 अरब रुपए नुकसान में चले जाते हैं। यानी कि $1 अरब के करीब नुकसान है अगर 1000 अरब रुपए का बिल जा रहा है। मेरा ख्याल है बिल 2000 अरब के जा रहे हैं, तो $2 अरब का तो सिर्फ इसी का नुकसान है। इसको डिसरप्ट करें। हमेशा मिसाल देता हूं कि अगर टेलीफोन सेक्टर इस वक्त सरकार में होता और एक पीटीसी होता, तो मैं और इमरान लाइन में लगे होते, लाइन में खड़े ना होते टिम हॉटन्स की तरह। लाइन में हमने डाल दिया होता कि 10-15 साल बाद इंशाल्लाह बिजली का कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर हम ये टेलीफोन को कर रहे होते तो इंशाल्लाह 10-15 साल बाद कनेक्शन मिलेगा। हमने कॉर्पोरेटाइज किया, इसको बेचें, इससे जान छुड़ाएं। आपकी 5 एयरलाइंस मुल्क में चल रही हैं, सिर्फ एक नुकसान कर रही है, उसका नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। ठीक, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ नेशन दैट हुकूमत चला ही नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि हुकूमत में काबिलियत नहीं है चलाने की। हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन करती है, मैनेजमेंट करती है, पॉलिसी बनाती है। मैंने कभी हुकूमत से बाहर निकल के मैं कहूं कि मैं एक PIA चलाना शुरू कर दूं, शायद बात ठीक नहीं होगी। आई एम एन इकोनॉमिस्ट, आई एम अ पॉलिसी मेकर। मैं एविएशन की ओवरऑल पॉलिसी तो बना सकता हूं, बट मैनेजमेंट ये इतनी ज़बरदस्त बातें हैं, और कभी कभी हमें बड़ी खुशी होती है कि आप जैसे लोग डिसीजन मेकिंग लेवल के ऊपर मौजूद रहे हैं, लेकिन फिर दुख भी होता है कि अब नहीं है। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का इदराक भी करना और फिर इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होना। सो डॉक्टर खान, इन दी एंड फिर गवर्नमेंट क्या सोच रही है? गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं, वो जस्ट आप नहीं बल्कि हमें बताया कि सभी PhDs IMF की तरफ से आए हुए थे, तो मैं जस्ट एक कंपैरिजन निकाल रहा था। बाकी जो हमारे लोग थे उनका करियर थोड़ा सा मैं देखने की कोशिश कर रहा था, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करते, कोई बहुत हौसला अफजा सूरत हाल नहीं IMF के एक्सपर्ट्स के मुकाबले में। लेकिन अब फिर गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है जी? हम क्या बात कर सकते हैं इस पर मजीद? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, द प्रॉब्लम इज कि IMF का जो प्रोग्राम है ना इमरान, वो कंट्रीज को, मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान को भी, दूसरी कंट्रीज को भी, कि जो इनिशियल साइकिल है ना आपका पॉलिटिकल, उसमें कर लेना चाहिए कि पहले 2-3 साल में आप प्रोग्राम कर लें, आपको एक स्टेबिलिटी सी मिले। इसी गवर्नमेंट ने, इसी वजीर खजाना ने और आपके दोस्त खाकान नजीब ने उनके साथ बैठ के 2016 का प्रोग्राम किया। किसी को पता भी नहीं था। दुबई का एक पॉश होटल है हायट, and I really like that hotel, trust me, it's when you go to Dubai, please stay in that hotel. हम वहां बैठ के ये 12 रिव्यूज कराते थे, क्लीनली कराते थे, पूरी हुकूमत की सपोर्ट होती थी, मशीनरी साथ चल रही होती थी, मैं इसको टेक्निकली हैंडल करता था। पर पहले 3 साल थे, 2013 में प्रोग्राम टेकअप किया, 16 तक कंप्लीट कर लिया। अब हुकूमत के लिए अनपॉपुलर और टॉक्सिक डिसीजन लेना मुश्किल थे, उन्होंने इसको डिले किया। कोशिश क्या की, सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE से पैसे मिल जाएं। उन्होंने आपको कहा कि नहीं, यू गो टू द IMF, क्योंकि उन्होंने भी आपको ये कहा कि गो टू द IMF, सो आपको IMF में जाना पड़ा। अभी आप और कुछ चेंजेस देखेंगे, मैं कहूंगा, तो फिर और लोगों को लगेगा कि ओहो अब ये भी होने वाला है। सो मैंने हमेशा बिजली और गैस तो आपके प्रोग्राम में क्लियरली लोगों के लिए कहा है। अब अपनी ये जो बैंक्स के कर्जे हैं, इन पे भी एक तब्दीली आप देखेंगे। इस तरह की आपकी शरह सूद में मेरा ख्याल है तब्दीली होगी। कुछ
सो ये चीजें आप देखेंगे और पर उम्मीद और दुआ ये करें कि हम किसी तरह IMF को एज एन एंकर साथ लेकर चल पड़े। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच जी, आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव बातें आपसे सुनने को मिलती हैं जब भी आप आते हैं। वी होप कि कोई ना कोई इसके ऊपर हल निकले और पाकिस्तान आगे बढ़े। और आपने जैसे कि कहा कि फंड से नेगोशिएशंस एंड देन एग्रीमेंट के अलावा वी हैव नो अदर ऑप्शन, तो अल्लाह करे कि वो निकले और फिर हम आगे अपने आप को दुरुस्त भी करें, एक ट्रैक लेके आएँ, क्योंकि अभी हम ICU में हैं। फॉर द टाइम बीइंग ऑक्सीजन मिल जाएगा, फिर हमारी सांस उखड़ जाएगी, इसका कोई हल निकले।